नमस्ते। आज मैं मेरी सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड की जर्नी बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे उसमें गया, हाउ आई वाज सिलेक्टेड। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि सिंगरेनी में हम लोगों का सिलेक्शन कैंपस सिलेक्शन था। वो नॉर्मली उस टाइम ये चेक करते थे कि आदमी सिंगरेनी में रुकेगा या नहीं रुकेगा, मतलब ये बैकग्राउंड चेक करते थे कि वो या तो अग्रेरियन कम्युनिटी से आते हैं या विलेजर हैं या मीन्स उन्होंने टफ लाइफ जी है, हार्ड वर्किंग हैं, और कुछ बिजनेस वगैरह से आने वाले लोगों को डिस्करेज किया जाता था, मीन्स वो नहीं लेते थे। तो वह सिंगरेनी से एक सिलेक्शन के लिए टीम आई और कैंपस सिलेक्शन के लिए हम लोग हमारे प्रोफेसर के रूम में 5-5, 6-6 के ग्रुप में सर्कल में बिठाए गए थे और वो एक आदमी से क्वेश्चन पूछते थे। जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सिंगरेनी से आए थे वो एक आदमी से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर दूसरे आदमी को बोलेंगे कि यू ऑल्सो स्पीक ऑन द सेम लाइन्स। जो पहले ने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन टेक्निकल नहीं होते थे। ये क्वेश्चन थे कि आपके फादर क्या करते हैं, आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ स्कूलिंग हुई, मीन्स वो चेक करते थे कि ये आदमी किस बैकग्राउंड से आया है। तो हमारा और उस टाइम सिंगरेनी का हेडक्वार्टर कोत्तागुडम होता था। तो हम लोगों को, मेरे को लगता है कि 4-5 महीने बाद में कॉलेज की फाइनल डिग्री मिल जाने के बाद में ज्वाइन करना होता था। और हम लोग ज्वाइन करने के लिए मैंने सब रेलवे मैप अच्छे से देखा। रेलवे मैप में कहीं नहीं था कि कोत्तागुडम कहाँ पे है। एक्चुअली इट्स नेम वाज भद्राचलम रोड। वो मेरे को बाद में पता चला, इसलिए मैं कोत्तागुडम जाने के लिए सोचा हैदराबाद चला जाता हूँ। हैदराबाद क्योंकि स्टेट कैपिटल है, उस टाइम आंध्रा की स्टेट कैपिटल हैदराबाद होती, और वहाँ से किसी से पूछ लूँगा कि कोत्तागुडम जाने के लिए बस कौन सी है, और उस बस से मैं कोत्तागुडम चला जाऊँगा। तो रेलवे स्टेशन पे मैं सिकंदराबाद में उतरा। वो ट्विन सिटी हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, और उस टाइम वो आंध्र प्रदेश में थी क्योंकि तेलंगाना तब तक अलग नहीं हुआ था, यानी दैट वाज नॉट कार्व्ड आउट। और जब मैं बस स्टैंड गया कोत्तागुडम जाने के लिए रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पे कोई भी आदमी हिंदी नहीं बोल रहा था। और मैं पहली बार जाना कि अपने भारत में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, और हर एक बस पे तेलुगु में लिखा हुआ था। दैट वाज वेरी मच एलियन टू मी। तो क्या किया जाए, तो मैं वहाँ रिजर्वेशन काउंटर था उस पे चला गया कि एटलीस्ट वहाँ पे लिखवा लूँगा कि कौन सी बस जाएगी और कौन से नंबर की सीट मेरे को मिलेगी। बस का नंबर लिख देगा और सीट का नंबर लिख देगा, उसके सारे में वहाँ कोत्तागुडम चला जाऊँगा। पर वहाँ अजीब घटना घटी। जो क्लार्क वहाँ पे बैठा हुआ था, जो बुकिंग कर रहा था, वो केवल नाम लिख लिख के, नंबर लिख लिख के दे रहा था। पर मेरे केस में वो मेरे को बोला कि नंबर लिखिए, उसमें से यम यन ऐसे आ रहा था। बस का नंबर, देन यम यन। यम यन मैंने सुना नहीं था। मैंने बोला कि
आप ही लिख दीजिए, आई एम कम्प्लीटली इलिटरेट, आई डोंट नो हाउ टू राइट। तो उसने मेरे को बस के नंबर लिख के दिए, सीट के नंबर लिख के दिए। तब मैं जाना कि यम एक्चुअली एम था। तब तक मैंने तो तेलुगु एक्सेंट में इंग्लिश कभी सुनी नहीं थी। और वहाँ से ज्वाइन करने के सीधा मैं गया कोत्तागुडम हेडक्वार्टर। वहाँ पे कोई कोई मुस्लिम थे जो उस टाइम हिंदी बोलते थे। हिंदी क्या, वो उर्दू बोलते थे, पर दैट वाज सिमिलर टू हिंदी। और मैं ज्वाइन किया उसके कुछ दिन बाद में एक बैच और हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑल्सो जॉइन द कंपनी। तो हम लोग सब मेडिकल करवाने के लिए वहाँ के हॉस्पिटल में जाना होता था। वहाँ गए तो उस डॉक्टर वहाँ बैठा था, उसने कभी हिंदी सुनी ही नहीं थी ऐसे लग रहा था। और वो उसका एक्सेंट भी थोड़ा तेलुगु लेडन था। तो वो कुछ कुछ इंग्लिश में फिट्स फिट्स बोल रहा था। तो मेरा एक साथी था, उसने सोचा कि ये फिट बोल रहा है, और वो फिटनेस फ्रीक था, यानी एक्सरसाइज करता था। और उसने बोल दिया यस, और एक्चुअली दूसरे दिन पता चला कि वो मेडिकली फिट नहीं था, क्योंकि उसकी जगह उसने फिट्स लिख दिया था। और फिट्स का मतलब होता है कि एक तरह की मिर्गी। तो उसने बोला कि मेरे को तो मिर्गी नहीं आती। बोले आपने ही तो बोला है आई एम फिट। तो कहीं उससे कन्फ्यूज़न हो गया, फिट्स से और फिट से। और उसके बाद में हम गए मंचरियाल एरिया में। मंचरियाल कोत्तागुडम से रेल से मंचरियाल लगता है लगभग 4 घंटे। और वहाँ पे कोई साधन था नहीं, बरसात के दिन थे। तो हमको बड़ी मुश्किल से मंचरियाल से रामेश्वर नहीं, रामकृष्णापुरम जनरल मैनेजर ऑफिस में गए, वहाँ ज्वाइनिंग दिया। तो वहाँ दूसरी घटना हुई, हमको चिम्बरी अलॉट कर दिया। चिम्बरी मैंने तो कभी सुना नहीं था, चिम्बरी क्या होती है। मैं सोचा क्वार्टर होता होगा, और चिम्बरी एक्चुअली हट्स थी। तो वहाँ जाके देखा कि एक हट थी और एक में पहले से ही एक तेलुगु आदमी रहता था, और 2 हमको हिंदी स्पीकिंग पर्सन को उसमें दे दिया गया। तो हम उस झोंपड़ी में 3 आदमी रह रहे थे, और वो आदमी केवल भैया के सिवाय दूसरा शब्द नहीं जानता था। तो जैसे तैसे हम लोगों ने 1 साल उसमें गुजारी, क्योंकि वो तो एकदम इंटरलैंड था, और उसमें हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती थी। वो आज से 40 साल पहले की बातें हैं। तो और अब धीरे धीरे क्योंकि हिंदी फिल्म्स भी जाती हैं, और भी हिंदी से एक्सपोजर है। उस टाइम माइनिंग एरिया एकदम कटे हुए होते थे। और सिंगरेनी कंपनी में हमारा 1 साल का बॉन्ड था, अदरवाइज़ हमको पैसा देना होता। बॉन्ड का मतलब है कोर्ट से एग्रीमेंट था कि यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद में 5 साल का बॉन्ड होता था। पर वो 5 साल वाला बॉन्ड हमने नहीं भरा, क्योंकि उस जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो रहना बहुत ही मुश्किल था। और हम लगभग 25 लोग थे। तो उसमें से 3-4 आदमी रुके होंगे, और सब के सब कोल इंडिया वापस आ गए।
तो सिंगरेणी कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ। सिंगरेणी कंपनीज़ शायद कोल इंडिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी। उस टाइम माइनिंग इंजीनियर की एम्प्लॉयर सिंगरेणी और कोल इंडिया दो ही होती थी। और साउथ में केवल सिंगरेणी कंपनी ऐसी है जो कोयला निकालती है, और उसमें 49% पैसा आंध्रा गवर्नमेंट का लगा रहता था और 51 सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो वो एक, और सभी रूल्स रेगुलेशन प्रमोशन पॉलिसीज़ कोल इंडिया की थी। एक चीज़ सिंगरेणी में अच्छी थी कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती थी तो उसको कोल इंडिया से पहले ही सिंगरेणी इम्प्लीमेंट, छोटी कंपनी है पर वो हर एक टेक्नोलॉजी को पहले इम्प्लीमेंट करती है। और थोड़ी साउथ में होने की वजह से सिंगरेणी का बैकग्राउंड है कि उसको कभी प्राइवेट कंपनियों ने नहीं लिया। वो या तो आंध्रा गवर्नमेंट ने चलाया है, उससे पहले हैदराबाद गवर्नमेंट चलाती थी, और उससे पहले इंग्लिश लोग चलाते थे। तो इसको कभी प्राइवेट हाथों में नहीं गई है, इसलिए उसका डिसिप्लिन कोल इंडिया से अच्छा है। और ये केवल एक कंपनी है जो गोदावरी बेसिन में है, यानी गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में ये है। और सिंगरेणी 4 ज़िलों में है एक खम्मम, दूसरा करीमनगर, तीसरा वारंगल, और चौथा आई हैव फॉरगॉटन नाउ, और चौथा पर इसका भी एरिया काफ़ी है, यलंदू से लेके और इधर आदिलाबाद ज़िले के गांव यलंदू एक्चुअली खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आदिलाबाद और सिंगरेणी उस टाइम एन.टी. रामाराव का राज होता था, और हिज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज रूल्ड बाय तेलुगु देशम पार्टी एंड दैट वाज हेडेड बाय एन.टी. रामाराव। और उस टाइम नक्सलाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर कोत्तागुडम स्कूल ऑफ माइंस के बच्चे और अच्छे इंस्टीट्यूशन के बच्चे उसमें शामिल थे, और वो हथियारबंद होके स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहे थे धीरे धीरे धीरे। और इसका आदिलाबाद एरिया जो बस्तर से सटा हुआ है, और इधर एक तरफ उसके लगता है महाराष्ट्र, तो तीनों एरिया के बीच में है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनकी आवागमन आसानी से है। अब एक पुलिस पीछे पड़ती है तो नक्सलाइट एमपी, अगर आंध्रा की पुलिस पीछे पड़ी तो एमपी या महाराष्ट्र भागने में उनको आसानी होती है। यानी एक स्टेट में क्राइम करते हैं और दूसरे में भाग जाते हैं, इससे वो लॉ एंड ऑर्डर से बचते रहते हैं। और धीरे धीरे इनका सफाया हो गया है, पर वो उनका दबदबा उस टाइम में खदानों में भी होता था। ये अग नहीं पता चलता था कि कौन आदमी नक्सलाइट्स आउटफिट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी खतरनाक था कि किसी को इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन किसी को आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। सो हमने सभी ने सोचा कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, और हम सब लोग धीरे धीरे करके कोल इंडिया में आ गए या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। बस यही है आज के लिए।